देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग मेटेरियल कॉस्टिंग कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने ईओक्यू का जो है कैलकुलेशन वो किया, तो उस पे जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारा कर लिया था, ठीक है। और अभी आज हम लोग जो है मेटेरियल का जो लेवल होता है ना, मतलब मेटेरियल को कैसे रखना चाहिए, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये सारा चीज पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले एक तो थियोरेटिकल चीज और भी है, वो लिखवा देते हैं, ठीक है। जैसे कि कभी कभी ये क्वेश्चंस जो है आ सकता है हमारे लिए, दैट इज मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल किसे कहते हैं, ठीक है। मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल क्या है, तो ये पता होगा तो इससे हम लोग छोटा क्वेश्चंस भी कर पाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू वगैरह भी होगा। मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल हम लोगों ने तो ये पूरा चीज पढ़ ही लिया है कि मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है। मेटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल हम लोग जैसे करेंगे, जो करने का तरीका है उसे हम लोग मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग द मेटेरियल कॉस्ट इज known as कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग द मेटेरियल कॉस्ट, मेटेरियल का जो कॉस्ट है, ठीक है, उसको जिस तरह से कंट्रोल करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो पूरा एक्टिविटी है इसी को हम लोग बोलते हैं मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। अच्छा, उसके बाद हियर एक्चुअल मेटेरियल कॉस्ट इज कंपेयर्ड विथ, हियर एक्चुअल मेटेरियल कॉस्ट इज compared with budgeted material cost, budgeted material cost, to find out डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है गैप, ठीक है। डेविएशन का मतलब होता है गैप। तुम लोग चाहो तो गैप भी लिख सकते हो, डिफरेंस भी लिख सकते हो। तो कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने कम, पहले तो कंपेयर करके देखना पड़ेगा ना। कॉस्ट को कंट्रोल करना है कब करेंगे, जब कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट बढ़ा है कि घटा है कैसे पता चलेगा, हम लोगों ने जो सोचा था अगर उससे ज्यादा प्राइस में हमें मिला, मतलब एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट और कंपेयर्ड, जब हम लोग बजटेड यानी जो हमारा सोच था उसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमें डेविएशंस पता चलता है, ठीक है। मतलब कितना गैप हुआ है। एंड करेक्टिव मेजर्स आर टेकन टू रेक्टिफाई द टू रेक्टिफाई दिस डेविएशन, ठीक है। और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सही स्टेप्स या फिर करेक्टिव मेजर्स या फिर एक्शंस, जो भी बोलो, करेक्टिव मेजर्स, एक्शंस या फिर स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, ताकि जो भी डेविएशंस है वो हमारा रेक्टिफाई हो, जो भी गैप हमारा क्रिएट हो रहा है वो रेक्टिफाई हो। तो ये पूरी चीज को हम लोग बोलते हैं मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, और इसमें हमें क्या पूछ सकता है, इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ मेटेरियल कंट्रोल, मतलब मेटेरियल कंट्रोल करके हमारा फायदा क्या है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मेटेरियल कंट्रोल, मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, मेटेरियल कंट्रोल तो कुछ नहीं होगा, मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। अगर हम लोग मेटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तो इसमें हमारा ये करने का हमारा सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग जब ये मेटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल करने जाएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा क्वालिटी, ठीक है, और प्राइस, और हो जाएगा रेगुलर प्रोडक्शन फ्लो, मेंटेनेंस या फिर मेंटेन स्टॉक आउट क्वांटिटी,
स्टॉक आउट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी लिखा है मैंने, पूरा स्पेलिंग पे भी लिख सकते हो। रिडक्शन इन वेस्टेज, मतलब अगर हम लोग मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग क्वालिटी खराब करते हैं, मतलब क्वालिटी को भी ध्यान में रखना है, मतलब इतना भी चीप नहीं लेना है कि जो क्वालिटी को मेंटेन ना कर पाए। ठीक है, क्वालिटी हमेशा मेंटेन होना चाहिए, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। प्राइस प्राइस मतलब इतना भी ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब है प्राइस को भी ध्यान में रखना है। प्रोडक्शन फ्लो हमारा बंद नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग ऐसे किसी सप्लायर से लेने लग गए हैं जो कि हमें इजीली जो है सप्लाई नहीं कर पा रहा है, मतलब प्रोडक्शन फ्लो जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। मटेरियल अगर सप्लाई बंद हो जाता है तो फिर प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। कॉस्ट कंट्रोल करने के चक्कर में हम लोगों ने ऐसे किसी सप्लायर को जो है सप्लायर से सप्लाई लेना स्टार्ट कर दिया है जो कि रेगुलर फ्लो में दे ही नहीं पाता है, तो प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितने भी सस्ते में दो, वो भी हमारे लिए बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है। मेंटेन स्टॉक आउट क्वांटिटी, स्टॉक आउट ना हो। ठीक है, जिसका मैंने पहले दिन ही एग्जांपल दिया था कि हमें हमेशा थोड़ा सा स्टॉक में चीज रखना ही चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है पूरा एकदम खत्म कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रिडक्शन ऑफ वेस्टेज, ठीक है, ये भी हमारे कॉस्ट कंट्रोल का एक पार्ट है। जो भी वेस्टेज होता है, कोई भी काम करेंगे तो उसमें वेस्टेज जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा। जैसे रेगुलर खाना बनता है तो खाना बनाने के टाइम पे भी नमक, जो स्पाइसेस वगैरह मतलब मसाला होता है, वो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, तो उतना हम लोग जो है मेंटेन करके नहीं कर पाते, लेकिन जितना कम वेस्टेज हो उतना अच्छा। ठीक है, तो रिडक्शन इन वेस्टेज, जैसे तुम लोग कॉपी में लिखते हो तो क्या सारे गलत लिख के कॉपी को फाड़ते जाओगे, मतलब क्रॉस क्रॉस करते जाओगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, लिखते लिखते गलत हो सकता है, स्पेलिंग गलत हो सकता है कुछ और, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेस्टेजेस ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल दिया मैंने, तो वेस्टेजेस जो है वो कम होना चाहिए। वेस्टेज तो होगा लेकिन रिडक्शन मतलब ध्यान में रखना है कि जितना कम से कम हमारा वेस्टेजेस हो। ठीक है, तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। इसके बाद और एक चीज लिखेंगे, टेक्निक, टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग मटेरियल कॉस्ट। क्या क्या टेक्निक फॉलो करना चाहिए मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला हो जाएगा कंट्रोल ओवर मटेरियल परचेज प्रोसीड्यूर। ठीक है, तो मटेरियल को परचेस करने का जो भी प्रोसीड्यूर है, जिसका मैंने पूरा एक जो है फ्लो चार्ट जैसा लिख के दिखाया भी था, यहाँ पर है कि नहीं मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ, ये देखो, ये जो पूरा प्रोसेस है, प्लान करना, फिर बिल ऑफ मटेरियल को रेज करना, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये जो प्रोसेस था, ठीक है, इस पे हमारा क्या होना चाहिए, इस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल ओवर मटेरियल परचेस प्रोसीड्यूर। जब भी परचेस करने जाओगे तो नॉर्मल अगर बताए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि परचेस कॉस्ट आता है उसमें, और एसोसिएशन कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, तो ये सारी चीज में हमारा कंट्रोलिंग होना चाहिए। तो कंट्रोल ओवर मटेरियल परचेस प्रोसीड्यूर, और जो पूरा प्रोसेस है उस पे भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए, अदरवाइज हमारा कॉस्ट ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कंट्रोल ओवर मटेरियल इश्यूज डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कितना मटेरियल हम लोग इशू कर रहे हैं, मतलब अपने गोडाउन से जब हम लोग मटेरियल इशू कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर रहे हैं, कितना इशू कर रहे हैं, वो कितना रह जा रहा है, तो इस चीज का हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी हम लोग मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। मतलब अगर हमें पता ही नहीं है, हमारे पास बहुत सारे टाइप का मटेरियल है, ABCDEF, ठीक है, हमें हमें ये सारे मटेरियल का जरूरत होता है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है कि कौन सा मटेरियल कितना आता है और कौन सा मटेरियल कितना प्रोडक्शन के लिए जाता है, कितना बचता है, तो फिर हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, कभी नहीं कर सकते। हमारे पास एक जो है एस्टिमेट होना चाहिए कि ये मटेरियल इतना लगता है, ये मटेरियल इतना लगता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर मतलब जैसे मान लो कोई भी चीज का, जैसे हम अगर क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, तो हम कितने भी क्लासेस ले लेंगे ऐसा नहीं होता है, मतलब हर एक चैप्टर का मेरा मतलब एक नॉलेज होता है। ठीक है,
कि इस चैप्टर के लिए 6 क्लासेस लगेंगे या 7 क्लासेस, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस की कैसा मतलब सेशन में कैसा हो रहा है। कि कभी कभी क्या होता है कम पढ़ा दिया जाता है, कभी होता है कि 2 घंटा क्लास हो गया, कभी हो गया 1 आवर 45 मिनट्स। तो कैसे भी करके मुझे मैनेज करना है कि पूरा ये चीज को कैसे करके कंप्लीट करना है। वैसे यहाँ पर भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि जो मटेरियल हम लोग खरीद रहे हैं उसको कितना कहाँ पर कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। अदरवाइज जो है पूरा चीज जो है मतलब उसमें कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा। तो कंट्रोल ओवर मटेरियल इश्यूज डॉक्यूमेंटेशन, तो इसमें पूरा कंट्रोलिंग रहना चाहिए। और ये जो है स्टोर लेजर जो हम लोग सीखते हैं ना, फीफो लिफो, तो वहां पर यही डॉक्यूमेंटेशन होता है कि कौन सा मटेरियल गया कौन सा रह गया। अलग अलग टेक्निक से हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ये जरूरी है। अदरवाइज हमारा मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये मटेरियल नहीं है खरीद के लेके आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। हमें पहले समझना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा कितना यूज हुआ, अदरवाइज कॉस्ट बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कंट्रोल ओवर मटेरियल अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर। ठीक है, तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो रिकॉर्डिंग प्रोसीड्यूर है, ठीक है, उस पे भी हमारा कंट्रोलिंग होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो है लिखना। ठीक है, मतलब लेजर वगैरह जो बनता है तो उसमें क्या होता है, डेट, जैसे मान लो स्टोर लेजर जैसे कि फीफो हो लीफो हो, तो उसमें क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होता है, कौन से डेट को रॉ मटेरियल आया, कितने प्राइस वाला है, ये चीज। और अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर मतलब वही चीज हो रहा है, पूरे रिकॉर्डिंग को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, उस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अदरवाइज मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगा। तो ये सब अलग अलग लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब चीज एक ही है, डॉक्यूमेंटेशन और अकाउंटिंग कोई अलग चीज नहीं है। अकाउंटिंग मतलब ओवरऑल रिकॉर्डिंग का बात हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हो रहा है कि मतलब रिटर्न जो हम लोग लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक ही बात है, डॉक्यूमेंटेशन अकाउंटिंग करना एक ही बात है, लेकिन ये अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर मतलब ओवरऑल रिकॉर्डिंग का बात हो रहा है। ये इश्यूज से रिलेटेड, मतलब इशू मतलब प्रोडक्शन में सेंड करना रॉ मटेरियल, उसका डॉक्यूमेंटेशन का बात हो रहा है कि कितना हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। और अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर्स का मतलब हो गया सारी चीज का रिकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर ये लैंग्वेज यूज हुआ है। नेक्स्ट लिखेंगे कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री यूजिंग कंट्रोल रेशियो। ठीक है, इन्वेंट्री का कंट्रोल हमारे पास कैसा है, उसके लिए हम लोग कंट्रोल रेशियोज को यूज करते हैं, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इससे हम लोग ये पता कर पाते हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल यानी कि जो स्टॉक है रॉ मटेरियल का, वो पूरे साल में कितना बार टर्नओवर होता है। मतलब क्या टर्नओवर का मतलब, जैसे फिनिश गुड्स बन रहा है तो उससे रिगार्डिंग जो भी रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वो स्टोर से जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है, तो पूरे साल में कितना बार जाता है, 5 बार 6 बार, मतलब स्लो मूविंग है रॉ मटेरियल या हाई मूविंग है। तो ये सब भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। मतलब कंट्रोल रेशियोज के थ्रू से हम लोग मटेरियल कॉस्ट का कंट्रोलिंग रख सकते हैं अपने पास। नेक्स्ट हो जाएगा कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री यूजिंग एबीसी एनालिसिस। ये भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। एबीसी एनालिसिस होता है, इसके अलावा जेआईटी एनालिसिस होता है। जेआईटी मतलब जस्ट इन टाइम। ठीक है, ये थोड़ा सा बताते हैं। जस्ट इन, ये तो बहुत ही मतलब लेंदी प्रोसेस है, ये बाद में ही जब हम लोग करेंगे बताएंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू से बताते हैं ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहे हैं। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल ऑर्डर करने का प्रोसेस, मतलब जब मटेरियल खत्म होगा हम लोग तभी ऑर्डर करेंगे। तो क्या इसमें स्टॉक आउट सिचुएशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जस्ट इन टाइम में हम लोग ऐसे एक सप्लायर से जो है कनेक्शन बना लेते हैं जिनसे हमें यही डील किया हुआ रहता है कि जब भी हमें मटेरियल का जरूरत होगा आपको हमें मटेरियल सप्लाई देना है। तो इस प्रोसेस को ही बोला जाता है जस्ट इन टाइम। ठीक है, जस्ट इन टाइम मतलब जैसे आज के डेट पे होता है ना, जैसे खाना डिलीवरी क्या होता है, पहले थोड़ी ना ऐसा होता था कि अभी हम लोग बोलते हैं जैसे, या फिर मान लो ये सब ब्लिंकिट वगैरह 10 मिनट 15 मिनट में जो है ग्रोसरी देके चला जाता है, तो जस्ट इन टाइम मतलब 10-15 मिनट के अंदर देके चला गया, तो वैसे ही हो गया मान लो। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम का मतलब है ऐसे सप्लायर से हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट इसी बात का होगा कि जब भी हम लोग स्टॉक नहीं करेंगे। सीधा बात है, यहाँ पर हम लोग स्टॉक नहीं कर रहे, अपने मेटेरियल को स्टॉक करके उस पर कोई कॉस्ट इनकट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम लोग ऐसे एक सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिनको हम लोग जब भी बोलेंगे वो तभी हमें मटेरियल भेज देंगे, दैट इज जस्ट इन टाइम। तो इस तरह का अलग अलग एनालिसिस प्रोसेस होता है जिसमें मैंने जस्ट इन टाइम
लिखा एबीसी। तो इस तरह के प्रोसेस को फॉलो करके जिसका जैसा जो है फिनिश गुड्स बनाने का प्रोसेस है उसके बेसिस पे वो एबीसी या जस्ट इन टाइम जैसा रॉ मटेरियल लगता है उस हिसाब से वो अपना प्रोसेस फॉलो करके मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है। तो ये हो गया कुछ टेक्निक जिसको फॉलो करके हम लोग मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, परचेज प्रोसीड्यूर को कंट्रोल में रख के डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, जो भी मटेरियल इश्यूज हो रहा है उस चीज का कंट्रोलिंग रख के अपने हाथ में, अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर्स को कंट्रोलिंग के साथ परफॉर्म करके, और जो कंट्रोल रेशियोज उसका जो है फॉलो करके कंट्रोल रेशियोज को, और इन अलग अलग एनालिसिस लाइक एबीसी एनालिसिस, जेआईटी एनालिसिस, इस तरह के एनालिसिस को फॉलो करके हम लोग अपना मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल का जो सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा मटेरियल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग का जो मटेरियल का फ्लो होगा, उसका जो मटेरियल फ्लो होगा उसमें इंटरप्शन जितना कम हो, वेस्टेज जितना कम हो। ठीक है, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। तो ये देखो ये सारे पॉइंट ही लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जो हम लोग का प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें जितना कम इंटरप्शन आए उतना हमारे लिए अच्छा। ठीक है, तो मटेरियल कंट्रोल अगर हम लोग करते हैं, मतलब मटेरियल कॉस्ट को अगर हम लोग कंट्रोल में रखेंगे तो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में मिनिमम इंटरप्शन होगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, जो वेस्टेजेस है वो भी कम होगा, रिडक्शन इन वेस्टेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे। ठीक है, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे कि कौन सा मटेरियल कब हम लोगों ने परचेस किया, कब इश्यूज किया। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मटेरियल कॉस्ट कंट्रोलिंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो कुछ टेक्निक फॉलो करते हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटिंग प्रोसीड्योर इंक्लूडेड होता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन होगा, इशू जो मटेरियल हो रहा है पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो होगा, तो इससे क्या होगा, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे completion of order in time। ठीक है, तो जो भी ऑर्डर हमें कस्टमर से मिलेगा उसको हम लोग टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बात होता है, कमिटमेंट बोल के एक बात होता है कि अगर हम लोगों ने बोला है कि 1 मंथ के अंदर ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा या 15 डेज, तो वो होना चाहिए। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोलिंग सिस्टम फॉलो करेंगे तभी हम लोग कस्टमर से लिया हुआ ऑर्डर जो है टाइम पे हम लोग कंप्लीट करके दे सकते हैं। क्योंकि मटेरियल कॉस्ट कंट्रोलिंग रहेगा नहीं तो फिर हो सकता है कि हमारा रेगुलर प्रोडक्शन फ्लो नहीं हो रहा है। तो रेगुलर प्रोडक्शन फ्लो नहीं होगा तो हम लोग किस तरह से कस्टमर का डिमांड जो है टाइम बेसिस पे फुलफिल कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। हम लोग मटेरियल कॉस्ट को ऑप्टिमाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे परचेज रिक्विजिशन। ये क्या होता है? ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। परचेज रिक्विजिशन जो कि हम लोगों ने एक बार पढ़ा है जब मैंने प्रोसीड्योर बताया था किस तरह से मटेरियल जो है प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्योर, तो वहां पर परचेज रिक्विजिशन पॉइंट था कि हमें रिक्विजिशन का मतलब रिक्वेस्ट से आता है। ठीक है, हमें परचेज रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। ठीक है, किसको भेजना पड़ता है परचेज रिक्वेस्ट? जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो परचेज रिक्वेस्ट जो है जनरेट करता है। तो ये क्या किया जाता है, परचेज रिक्वेस्ट जो है जनरेट करके स्टोर डिपार्टमेंट जो है, यहाँ पर देखो पहले लिखवा ही देते हैं यहाँ पर उसके बाद बोल रहे हैं। ठीक है, ए परचेज रिक्विजिशन ऐसे लिखते हैं, ए परचेज रिक्विजिशन इज अ फॉर्म। ठीक है, यूज्ड फॉर मेकिंग अ फॉर्मल रिक्वेस्ट
परचेसिंग डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया जाएगा, फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द परचेसिंग डिपार्टमेंट, परचेसिंग डिपार्टमेंट टू परचेज मटेरियल। ठीक है, इससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं कि परचेज रिक्विजिशन कौन सा डिपार्टमेंट जनरेट करता है। ठीक है, तो परचेज का रिक्वेस्ट, ठीक है, कि ये रॉ मटेरियल खरीदना है, तो क्योंकि ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर सारी चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं। ठीक है, तो ये परचेज रिक्विजिशन क्या होता है? परचेज रिक्विजिशन इज अ फॉर्म यूज्ड फॉर मेकिंग ए फॉर्मल रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि खरीदना है तो अपने आप खरीद के लेके आ जाओ, नहीं, उसका पूरा एक जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपरली जो है परचेज रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ता है टू द परचेसिंग डिपार्टमेंट टू परचेज मटेरियल। मटेरियल अगर परचेज करना है तो पहले परचेज डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट जनरेट करके देना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है ना, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। तो इससे क्या होगा, प्रूफ भी रहेगा कि कब परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजा गया था, कौन सा मटेरियल खरीदना है नहीं खरीदना है इसके बारे में। ठीक है, तो परचेज रिक्विजिशन are usually initiated by ए स्टोर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये भी बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जनरेट कौन करता है? परचेस रिक्वेस्ट किया जाता है किसको? परचेसिंग डिपार्टमेंट को। करता कौन है रिक्वेस्ट? स्टोर डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्लानिंग होता है प्रोडक्शन करने का कि हमें ये चीज प्रोडक्शन करना है, तो जैसे प्लान होता है, ये देखो यहाँ पर जो लिखवाया हुआ था वही चीज, जो प्लान जैसे ही हो गया कि हमें इतने सारे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो परचेस बिल्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, प्रीपेयर बिल्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो बिल्स ऑफ रॉ मटेरियल प्रीपेयर होता है, फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजा जाता है कि हम लोगों को ये सारे रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करना है। ठीक है, फिर मटेरियल रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट किया जाता है, तो कौन जनरेट करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पर मतलब स्टोर कीपर को। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है मटेरियल खरीदने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करता है स्टोर कीपर को, फिर वो स्टोर कीपर चेक करता है पहले अवेलेबिलिटी की, अगर पहले से मटेरियल है तो नहीं खरीदेंगे, अगर है तो कितना और खरीदना पड़ेगा, फिर परचेज रिक्विजिशन जनरेट करता है। ये देखो स्टोर कीपर अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद, ये है मटेरियल रिक्विजिशन, ये है परचेज रिक्विजिशन, मतलब मटेरियल का रिक्वेस्ट दिया गया स्टोर कीपर को कि ढूंढो ये मटेरियल है कि नहीं स्टोर में। ठीक है, फिर स्टोर कीपर देख के अवेलेबिलिटी चेक करके अगर नहीं है तो परचेज रिक्वेस्ट जनरेट करेगा परचेज डिपार्टमेंट को। तो ये चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा रिक्वेस्ट जनरेट करता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं, तो इनिशिएटेड कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस? पहले क्या हो जाएगा, ए स्टोर डिपार्टमेंट फॉर रेगुलर एंड स्टैंडर्ड आइटम held in the store। फिर द प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल मटेरियल required for specific job। तो देखो पहले ये दो पॉइंट बताते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, परचेज रिक्विजिशन इज फॉर्म यूज्ड फॉर मेकिंग ए फॉर्मल रिक्वेस्ट। परचेज रिक्विजिशन का मतलब हो गया कि परचेज करने का रिक्वेस्ट जनरेट करना। ठीक है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है जो परचेसिंग डिपार्टमेंट को किया जाता है मटेरियल परचेज करने के लिए। परचेज रिक्विजिशन आर यूजुअली इनिशिएटेड बाय, कैसे होता है देखो, ये स्टोर डिपार्टमेंट फॉर रेगुलर एंड स्टैंडर्ड आइटम हेल्ड इन द स्टोर। स्टोर डिपार्टमेंट जो है ना, उनके पास रेगुलर वे में सारे मटेरियल रहते हैं जो नॉर्मली जरूरत होता है। ठीक है, जैसे मान लो घर पे हमारे पास नॉर्मल जो भी आइटम है वो रहता है, जैसे कि
खाना बनाने के लिए जैसे मेन जो भी होता है, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, ठीक है, ये सब चीज जो है ये रेगुलर बेसिस पे हमारे पास सभी के घर पे अवेलेबल होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली स्पेशल आइटम बनाना चाहते हो तो उसके लिए मार्केट से लाना पड़ेगा, ठीक है। अब जिसके लिए जो स्पेशल आइटम होगा, ठीक है, अब किसी किसी के घर पे हमेशा वो सब स्पेशल आइटम भी रहता है तो वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे कुछ चीज रहना और स्पेसिफिकली कुछ अगर डिश बनाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक कुछ आइटम होता है जो कि हमें मार्केट से लाना पड़ सकता है, जो हमारे पास रेगुलर वे में नहीं रहता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट में रेगुलर और स्टैंडर्ड आइटम हमेशा अवेलेबल रहता है नॉर्मली। लेकिन द प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक जॉब, जैसे कोई स्पेसिफिक जॉब है, मतलब स्पेसिफिक कोई ऑर्डर आया है, उसको परफॉर्म करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक मटेरियल का जरूरत है, तब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास वो मतलब जो है रिक्वेस्ट दिया जाता है कि इस मटेरियल को खरीदो। नहीं तो नॉर्मल आइटम्स अगर बनेंगे तो वो तो ऑब्वियसली स्टोर डिपार्टमेंट में अवेलेबल होते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फॉर मेंटेनेंस इक्विपमेंट एंड आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है वो इक्विपमेंट वगैरह का मेंटेन करते हैं, ठीक है। जो भी मतलब फैक्ट्री में इक्विपमेंट लगा हुआ है या फिर कहीं पर भी लगा हुआ है तो उसका मेंटेनेंस करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को होता है। और किसी भी तरह का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करके जो भी आइटम परचेज हुए वो सारी चीजों को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट फॉर ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं वो ऑफिस इक्विपमेंट को जो है देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परचेस रिक्विजिशंस जो है उसे वो क्या होता है, ठीक है। तो परचेस रिक्विजिशन मतलब परचेस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट जनरेट करना कि हमें कौन सा मेटेरियल खरीदना है, ठीक है। और ये इनिशिएटेड होता है इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग और एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, प्रोसीड्यूर फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहला, रिसिप्ट ऑफ परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट जैसे ही चेक करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, अगर नहीं है तो फिर वो रिक्वेस्ट भेजेगा जो है परचेज डिपार्टमेंट को कि मटेरियल खरीदना है। उसके बाद का क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन सोर्सेस ऑफ मटेरियल सप्लाई, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वो मार्केट में कौन से ऐसे सप्लायर है जो कि इस तरह का मटेरियल सप्लाई करते हैं, मतलब सोर्सेस कहाँ से इस तरह का मटेरियल मिल जाएगा। फिर रिसीव्ड क्वांटिटीज फ्रॉम, रिसीव क्वांटिटीज फ्रॉम डिफरेंट, सॉरी कोटेशंस, कोटेशंस होगा क्वांटिटीज के, रिसीव कोटेशन फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर, ठीक है। अब अलग अलग सप्लायर अपने कोटेशन भेजेंगे कि हम ये रॉ मटेरियल इतने में दे देंगे, कोई बोलेगा हम 20 रुपए में देंगे, कोई 25, कोई 45, ठीक है, जैसा भी होगा। तो रिसिप्ट कोट डिफरेंट कोटेशन फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर। फिर एनालिसिस करना है कि किन से ले किन से ना ले, ठीक है। फिर एनालिसिस कोटेशन फॉर प्राइस, कि सबका प्राइस किसका कितना प्राइस है। क्वालिटी, सिर्फ प्राइस देखने से तो नहीं होगा, क्वालिटी भी चेक करना पड़ेगा कि क्वालिटी कैसा है। क्वांटिटी
फिर टर्म ऑफ सप्लाई, मतलब क्या हमें जितना जरूरत है उतना वो दे पाएंगे। टर्म ऑफ पेमेंट, ठीक है, टर्म ऑफ पेमेंट कि सप्लायर को कैसे देना है, मतलब क्रेडिट पीरियड क्या दे रहा है, क्योंकि सभी को हमेशा बिजनेस जो होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि मुझे जितना देरी में पैसा देना हो उतना अच्छा, मुझे जितना जल्दी पैसा मिले उतना अच्छा। तो क्रेडिट पीरियड क्या मिल रहा है, क्या ऐसा है कि कोई सप्लायर बोल रहा है कि हम 15 दिन का क्रेडिट देंगे, कोई बोल रहा है 1 मंथ, ठीक है, तो 1 मंथ में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें ये भी चेक करना है क्या 1 मंथ जो क्रेडिट पीरियड दे रहा है क्या उसका मटेरियल ज्यादा महंगा हो रहा है या फिर क्वालिटी, सारी चीजों को चेक करना है। तो प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, टर्म ऑफ पेमेंट, ठीक है, और डिस्काउंट एटसेट्रा, कोई डिस्काउंट ऑफर हमें अगर मिल रहा है तो उसे भी चेक करना पड़ेगा एटसेट्रा। अच्छा, फिर उसके बाद सिलेक्ट सुटेबल सप्लायर, फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि कौन से हमारे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होंगे, कौन सप्लायर। तो सिलेक्ट सुटेबल सप्लायर आफ्टर नेगोशिएशन, ठीक है, तो नेगोशिएशन करने के बाद हम लोग जो सूटेबल सप्लायर है उसे चूज कर लेंगे, फिर उसके बाद गिव परचेज ऑर्डर, फिर उनको परचेज ऑर्डर दे देंगे, ठीक है, हमें जिनसे खरीदने में किफायती लगेगा हम लोग उनको ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। टू सप्लाई, सप्लाई करने के लिए हमें रॉ मटेरियल। अच्छा, उसके बाद रिसिप्ट मटेरियल एंड इंस्पेक्ट देम, उसके बाद हम लोग जो मटेरियल हमें मिलेगा हम लोग उसे चेक करेंगे कि जो बोला था वही हमें दिया गया या नहीं दिया गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इंस्पेक्ट करना भी जरूरी होता है, इंस्पेक्ट देम, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो फिर चेक करते हैं ना कि जो ऑर्डर किया था वही मिला कि नहीं, तो वैसे ही ये लोग जब अपना मटेरियल ऑर्डर करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी चेक करेंगे कि जो मटेरियल बोला था वही मिला है कि नहीं। फिर क्या करेंगे, एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे कि हाँ हमें ये ठीक लगा, पसंद आया, हम लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। और लास्ट पॉइंट उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, लास्ट पॉइंट हो जाएगा चेक द बिल एंड पास इट फॉर पेमेंट। चेक द बिल, फिर बिल चेक करके एंड पास इट फॉर पेमेंट, ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को चला जाएगा, पास इट फॉर पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए उस बिल को पास कर दिया जाएगा, ये अकाउंट डिपार्टमेंट को पास किया जाता है, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो बिल को देख के उसके बाद पेमेंट कर देगा। और पेमेंट कैसे करेगा, जैसा हम लोग का पेमेंट प्रोसीड्यूर होगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट पीरियड, ठीक है, क्रेडिट पीरियड जैसा होगा उसके बेसिस पे सप्लायर को हम लोग पेमेंट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग, ये वाला तो हम लोग का हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक लेवल, ठीक है, जो मैंने बोला था। तो इस पे तो हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, ईओक्यू बेसिस का जो भी क्वेश्चन था। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे डिफरेंट स्टॉक लेवल, सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल। तो कितने तरह का स्टॉक लेवल होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो एक होता है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल। सेकंड होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। नेक्स्ट होता है मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, और एक होता है डेंजर लेवल। तो सबसे पहले रीऑर्डर लेवल क्या होता है, देखो रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ऐसा ऐसा स्टॉक लेवल जहां पर हम लोग फिर से ऑर्डर करने वाले हैं, इसे बोला जाता है रीऑर्डर लेवल। तो ये क्या होता है, इट इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री in the store at which an order
should be placed with supplier। सप्लायर को हम लोग जिस लेवल पे ऑर्डर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इट इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन द स्टॉक एट विच एन ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड विद सप्लायर। तो जैसे कि मान लो कि कोई एक मेटेरियल जो कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है, ठीक है, कोई एक मेटेरियल अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है तो उनका क्या होता है, हमेशा मान लो उनके पास ये मेटेरियल 10 किलो रहता है, ठीक है, सपोज जो मेटेरियल है, मान लो मेटेरियल ए, ठीक है, इनके पास हमेशा 10 किलो रहता है, ठीक है। अब यूज हो रहा है तो ये 10 किलो जो है रिड्यूस होगा, ठीक है, 10 किलो रिड्यूस होके मान लो पहले हुआ 9 किलो, ठीक है, तो धीरे धीरे यूज हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। मान लो पर डे 1 किलो करके अगर कंजप्शन है तो नेक्स्ट दिन 9 किलो, उसके बाद 8 किलो, उसके बाद 7 किलो, ऐसे करके कम होते जा रहा है। अब इन्होंने अपना एक लेवल डिसाइड कर लिया होगा कि जब मेरे पास 3 किलो रहेगा तभी हम ऑर्डर कर देंगे, ठीक है, 3 किलो रहते रहते ही हम ऑर्डर कर देंगे, ये मेरे लिए सही डिसीजन है, ठीक है, कि 3 किलो रहते रहते ही हम ऑर्डर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा ये रीऑर्डर लेवल हो जाता है कि अगर 3 किलो में हम ऑर्डर कर रहे हैं, हम 9 किलो मतलब यूज हुआ तो हम ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, मतलब 1 किलो यूज हो गया, 9 किलो बचा तो ऑर्डर नहीं किया, फिर 8 किलो तब भी ऑर्डर नहीं किया, 7, तो मैंने ये डिसाइड किया। अब ये कैसे डिसाइड किया जाता है, ये डिपेंड करता है अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि उनका उस मटेरियल का यूज कैसा है, ठीक है, उस बेसिस पे ये अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे घर पे भी देख सकते हो कि अगर मान लो जो भी जैसे कि मतलब चावल हो, आटा हो, जो भी हो, जैसे मान लो किसी का अगर मान लो मंथली, हम एक एग्जांपल देते हैं, 5 किलो आटा लगता है, ठीक है। अब 5 किलो अगर आटा लगेगा 1 मंथ के बाद वो आटा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कम से कम ऑर्डर कब देना चाहिए, अब वो डिपेंड करेगा कि कितने दिन में हमारे पास वो ऑर्डर आ जाता है। जैसे मान लो कि कितने दिन में हमारे पास वो आटा आके पहुंच जाएगा। जैसे मान लो अगर हम लोग आज ऑर्डर देते हैं, वैसे आटा का तो ऐसा होगा नहीं, जब जाओगे तभी मिल जाएगा, फिर भी मान लो कि ऑर्डर देने के बाद 2 दिन बाद आता है, ठीक है। अब हमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना है कि ऑर्डर देने के बाद कितने दिन बाद हमारे पास जो है आटा आके पहुंचेगा और हमारा कंजम्पशन क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मान लो 10 किलो आटा हमारा 1 मंथ में कंजम्पशन होता है, ठीक है, और जब भी हम आटा ऑर्डर देते हैं तो हम लोग का 2 डेज बाद आटा आता है, ठीक है, और पर डे का अगर कंजम्पशन हम लोग का ऐसे मान लेते हैं कि पर डे का अगर कंजम्पशन हम लोग का 1 केजी करके है, ठीक है, एक बार ऐसे मान लेते 1 केजी करके, मान लो ये 30 किलो कर देते हैं, ठीक है, 30 किलो आटा पर डे का अगर 1 किलो करके कंजम्पशन है तो 30 डेज में 30 किलो खत्म हो जाएगा, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। तो अगर हमें जो है स्टॉक आउट सिचुएशन नहीं लाना है तो 2 दिन लगता है, तो इसका मतलब जब 28 किलो कंजम्पशन हो जाएगा, मतलब हमारे पास जब सिर्फ जो है 2 केजी आटा रिमेनिंग रहेगा, तभी हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद आटा आके पहुंचेगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि 2 डेज बाद आके पहुंचेगा, तो 2 डेज में 2 किलो तो कंजम्पशन हो जाएगा। तो 2 डेज में अगर नहीं आके पहुंचेगा तो फिर तो स्टॉक आउट सिचुएशन हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल दे रहे थे, तो हमें इस तरह से समझ के सिचुएशंस को समझ के करना पड़ेगा। इसीलिए ये स्टॉक लेवल का जब हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो वहां पर हमें कंजम्पशन और जो लीड टाइम, जिसे बोले थे लीड टाइम का मतलब है ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर आके पहुंचने के बीच का जो गैप होता है वो कितने दिन का है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसे रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला इसीलिए देखो कुछ इस तरह से होगा। इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखेंगे, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल, ठीक है। तो ये इसको आरओएल भी बोला जाता है, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन, इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मतलब आके पहुंचने तक मैक्सिमम कितना कंजम्पशन हो सकता है उसके बेसिस पे हमें ऑर्डर देना चाहिए, ठीक है। तो आरओएल इक्वल टू हो जाएगा मैक्स यूटी, ठीक है, यूटी, यू मतलब ये मैंने शॉर्टकट बता दिया, तुम लोग जब एग्जाम में करोगे, जब जिनको लिख के करना है पूरा लिख के करना पड़ेगा। टी मतलब होता है यहाँ पर लीड टाइम, टी का मतलब होता है, ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए, टी का मतलब होता है लीड टाइम और यू का मतलब होता है यूसेज, ठीक है। अब यूज और लीड टाइम पे डिपेंड करता है, मैंने यही चीज अभी तुम लोग को यहाँ पर समझाई, यूज और लीड टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे घर पे देखोगे माँ कुछ ऑर्डर देती है लाने के लिए कि जाओ बाजार से ये लेके आओ, तब वो
वो इस तरह से एस्टिमेट कर दिया, अच्छा ये वाला लेके आओ, ये अभी 2 दिन चलेगा, अभी ये 2 दिन चलेगा, मतलब क्या उनके पास ये एस्टिमेशन है कि ये चीज अभी 2 दिन चलेगा, 2 दिन बाद भी हम लोग चाहे तो ऑर्डर करके ला सकते हैं। मतलब हमें क्या करना है, अपना कंजम्पशन क्या है वो ध्यान में रखना है, और जो जो भी चीज हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं वो कितने दिन में आके पहुंचेगा उसके हिसाब से हमें अपना रीऑर्डर लेवल सेट करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, ठीक है, कि स्टॉक आउट ना हो, तो फिर अगर हम लोग 30 किलो कंजम्पशन होने के बाद ऑर्डर देंगे, 2 दिन बाद आके आटा पहुंचेगा, तो फिर तो भूखा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था। तो वैसे ही रॉ मटेरियल के केस में रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कैसा है, ठीक है, तो अगर 2 दिन टाइम लगेगा, 2 दिन का रॉ मटेरियल रहेगा, उसके पहले ही हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा कि उनका किस तरह का रॉ मटेरियल है, और वो ऑर्डर प्लेस करने के कितने दिन बाद आके पहुंचता है, और इन द मीन टाइम उनका ये रॉ मटेरियल का यूज या कंजम्पशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, तो उसके बेसिस पे उन्हें अपना रीऑर्डर लेवल को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रीऑर्डर लेवल के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है मैक्सिमम हमें कितना जो है स्टॉक अपने पास रखना चाहिए, उससे ज्यादा रखेंगे तो हमारे लिए लॉस है, ठीक है। जैसे कि इट इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन स्टोर बियॉन्ड विच द इन्वेंट्री लेवल कैन नेवर क्रॉस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अगर हम लोग पूरे साल भर का मैक्सिमम स्टॉक लेवल देख रहे हैं तो ये वो लेवल है जहां पर इन स्टोर में हमारा वो स्टॉक लेवल को बताएगा बियॉन्ड विच द इन्वेंटरी लेवल कैन नेवर क्रॉस, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग उस चीज को स्टॉक नहीं करेंगे हमारे पास, ठीक है। ये होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इससे ज्यादा हम लोग उस मटेरियल को स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नीड नहीं है। फालतू में किसी भी चीज में ज्यादा कॉस्ट इनकट करके तो कोई फायदा नहीं है, हमारे पास कितना कंजम्पशन है उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल किस चीज पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली क्या कंजम्पशन हो रहा है उस पे। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये देखो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल हम लोग का कैसे डिसाइड होगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ या फिर EOQ, ठीक है। EOQ का मतलब तो पता ही है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ROQ का मतलब होता है रीऑर्डर क्वांटिटी, दोनों का मतलब एक ही है, ROQ या EOQ एक ही बात है। माइनस यहाँ पर हो जाएगा मिनिमम कंजम्पशन, समझा देते फॉर्मूला क्यों ऐसा हुआ, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, इनटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है, मिनिमम लीड टाइम। तो इसका भी शॉर्टकट बताते कैसे लिखेंगे, ROL प्लस ROQ या फिर EOQ, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग ROQ दे दे क्वेश्चन में तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो EOQ ही होता है। और मीन यूटी, ठीक है। मतलब हम लोग का मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब हो जाएगा जब भी हम लोग कभी रीऑर्डर करेंगे, जैसे मान लो कि हम लोग का जैसे ही 2 किलो रिमेनिंग था, हम लोगों ने 28 किलो का ऑर्डर दे दिया, तो ये 28 हमारे पास कंटेनर में 2 kg आटा था, हम लोगों ने जैसे ही 28 किलो ऑर्डर दिया तो हम लोग का 30 किलो बन गया, जो हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं कि हमारे पास 1 मंथ में 30 किलो आटा होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे डिसाइड होता है, रीऑर्डर लेवल, जिस लेवल पे हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना ऑर्डर कर रहे हैं, ये दोनों जब मिल जाएगा, रीऑर्डर लेवल मतलब जिस लेवल पे कर रहे हैं तो उस लेवल पे हमारे पास जितना भी जो है रॉ मटेरियल है प्लस जितना हम लोगों ने ऑर्डर किया, ठीक है। लेकिन इस बीच में कंजम्पशन भी तो होता जाएगा, तो कंजम्पशन होता जाएगा तो वो स्टॉक लेवल लेकिन एज इट इज फिक्स नहीं रहता है।
30 किलो का आटा 30 किलो नहीं रहेगा, डे टू डे तो कंजम्पशन हो रहा है तो वो रिड्यूस होते जाता है, तो वो माइनस हो जाएगा। मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, मतलब जितना कम से कम कंजम्पशन होगा उसके बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग जिस लेवल पे ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, जिस लेवल पे ऑर्डर कर रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग किस लेवल पे ऑर्डर कर रहे हैं। तो किस लेवल पे मतलब कितना अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल रहते रहते ऑर्डर कर रहे हैं, दैट इज द रीऑर्डर लेवल, ठीक है। उसके बाद हम लोग कितने क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहे हैं, ताकि हमारा जो डिसाइडेड मैक्सिमम स्टॉक लेवल है वो फॉलो हो, ठीक है। तो ये दोनों मिलाएंगे तो ये देखो रीऑर्डर लेवल हम लोग का जो भी निकल के आएगा यहाँ पर कैलकुलेट होके मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। यहाँ पर जो भी कैलकुलेट होके आएगा उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे रीऑर्डर लेवल पे जो भी हमारा वैल्यू निकल के आएगा, और रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि हम लोग जितना करके ऑर्डर कर रहे हैं, और माइनस कर देंगे मिनिमम मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम टाइम, मतलब मिनिमम कितना यूसेज होता है और मिनिमम कितने टाइम पे वो खत्म होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पर मान लो रीऑर्डर लेवल है कोई भी एक रॉ मटेरियल का 7 kg, ठीक है। 7 kg पे हम लोग क्या करते हैं, रीऑर्डर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मान लो मिनिमम हम लोग का यूसेज है 1 kg करके, मिनिमम यूसेज है 1 kg, और लीड टाइम मतलब ऑर्डर देने के बाद दो दिन लगता है, 2 दिन में जो है प्रोडक्ट आके हमारे पास पहुंचता है, या रॉ मटेरियल जो भी बोलो। और हम लोग जब भी ऑर्डर करते हैं, यानी हमारा ईओक्यू है सपोज 10 kg, ठीक है, तो हम लोग का आंसर कैसे निकल के आएगा, 7 kg हम लोग का रीऑर्डर लेवल है, ठीक है। हम लोग 10 kg करके जो है ऑर्डर करते हैं, ठीक है, 10 kg करके ऑर्डर करते हैं जब भी करते हैं। और मिनिमम लीड टाइम मतलब इसके बीच में हमारा जो कंजम्पशन चलेगा वो पर डे मतलब डे के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 kg जो है 2 डे में कंजम्पशन हो जाएगा। तो 7 + 10 17 - 2 यानी कि 15 kg हम लोग का मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉलो हुआ रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हम लोग का फॉलो हो जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है अगर हम लोग का मैक्सिमम स्टॉक लेवल 15 है, तो ये क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगा तो उसको फॉलो करके हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है, मतलब जिसके नीचे हमारा स्टॉक जो है रॉ मटेरियल का वो नहीं जाना चाहिए, उसे बोलते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला था ना कि 2 किलो रहते रहते हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, तो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये हम लोग का मिनिमम है, मिनिमम 2 किलो है, अब ऑर्डर करना ही पड़ेगा, मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। तो इट इज द आइडियल इन्वेंट्री लेवल at which the ordered material should be received, otherwise there will be stock out situation. तो मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब इट इज द आइडियल इन्वेंट्री लेवल एट विच द ऑर्डर्ड मटेरियल शुड बी रिसीव, ठीक है। मतलब ये इतना जो मटेरियल हम लोग का मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब हो गया कि ये ऐसा एक इन्वेंट्री लेवल है या स्टॉक लेवल है जहां पर हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 2 किलो रहते रहते ही ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, और टाइम पे वो ऑर्डर हमें मिल जाना चाहिए जितना टाइम एस्टिमेट करके हम लोगों ने किया है, अदरवाइज स्टॉक आउट सिचुएशन हो जाएगा। जैसे देखो 2 दिन से ज्यादा हो जाएगा तो फिर स्टॉक आउट सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 किलो जो है 2 डेज में कंजम्पशन हो जाएगा और हमें पता है 2 डेज में हमारा ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो स्टॉक आउट सिचुएशन हो जाएगा, वही चीज यहाँ पर बोल रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिनिमम लेवल इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन into normal lead time, into normal lead time, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ROL
माइनस नॉर्मल यूटी, ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया नॉर्मल यूटी। तो यहाँ पर यही हो गया कि नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं नॉर्मल कंजम्पशन, या फिर नॉर्मल की जगह यहाँ पर एक नोट बना लेते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग एवरेज भी यूज करते हैं, तो लिखते हैं इफ नॉर्मल कंजम्पशन and normal lead time are not given in question, then average consumption and average lead time is taken, ठीक है। कभी अगर क्वेश्चन में हमारे पास नॉर्मल कंजम्पशन या नॉर्मल लीड टाइम नहीं दिया हुआ होता है, तो हम लोग एवरेज लीड टाइम या एवरेज कंजम्पशन को यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है। अब एवरेज लीड टाइम कैसे कैलकुलेट होगा और एवरेज कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज कंजम्पशन इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2, और एवरेज लीड टाइम इक्वल टू मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम बाय 2, ठीक है। तो एवरेज का तो सिस्टम यही होता है, जितना डेटा डिवाइडेड बाय उतना, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज, तो मैक्स प्लस मीन बाय 2, मैक्स प्लस मीन बाय 2। यहाँ पे लीड टाइम है तो लीड टाइम, कंजम्पशन है तो कंजम्पशन। अब ये क्या है देखो, मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब रीऑर्डर लेवल, मतलब जिस लेवल पे हम लोगों ने ऑर्डर किया। जैसे कि मैंने यहाँ पर माना था, देखो एग्जाम्पल के तौर पर 7 किलो रहते रहते अगर हम लोग रीऑर्डर लेवल हम लोगों ने अपना 7 किलो लिया है, लेकिन जब तक ऑर्डर आके पहुंच रहा है तब तक तो हम लोग का नॉर्मल कंजम्पशन चल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हम लोग का स्टॉक लेवल कम होते जाएगा, तो उतना कम होना हमारे लिए जस्टिफाइबल है, तभी वो हमारे लिए मिनिमम स्टॉक लेवल हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम स्टॉक लेवल हो जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, अगर उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे उस एग्जाम्पल के हिसाब से मेरा मैक्सिमम जो है 15 केजी मैक्सिमम स्टॉक लेवल था। मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया ना, 15 केजी आया, 15 केजी मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। अच्छा, अब देखो हम लोग रीऑर्डर कब कर रहे हैं, 7 केजी रहते रहते। आरओएल हम लोगों का 7 केजी, ये मैंने एग्जाम्पल लिया कि आरओएल हम लोग 7 केजी ले रहे हैं रीऑर्डर लेवल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सपोज की जो ऐसे मान लेते हैं, देखो जो हम लोग का नॉर्मल कंजम्पशन है वो है 1/2 किलो, ठीक है, वो है 1/2 किलो नॉर्मल कंजम्पशन। और जो हम लोग का नॉर्मल लीड टाइम है वो है हम लोग का 2 डेज, ठीक है। पर डे 1/2 किलो करके होता है, नॉर्मल लीड टाइम अगर 2 डेज है तो हम लोगों का मिनिमम स्टॉक लेवल कितना निकल के आएगा, मिनिमम स्टॉक लेवल हो जाएगा 7 माइनस हाफ इंटू 2, ठीक है। तो 7 माइनस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5 किलो, ठीक है। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होगा, तो मिनिमम स्टॉक लेवल हो जाएगा हम लोग का 5 किलो, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर हमारे पास नॉर्मल वाला डेटा नहीं रहेगा तो हम लोग एवरेज से काम चला सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग जो स्टॉक लेवल लिखेंगे दैट इज एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है? एवरेज स्टॉक लेवल का मतलब होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जब एवरेज कैलकुलेट करेंगे उसे ही हम लोग एवरेज स्टॉक लेवल बोलते हैं। इट इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री held on average during the year। एवरेज लेवल इक्वल टू, एवरेज लेवल का मतलब क्या है, ये भी मत बोलो कि मैक्सिमम कितना रखते हो, मतलब मैक्सिमम 15 किलो मिनिमम 5 किलो, ये मत बोलो। एवरेज पूरे साल में अगर हम लोग ईयर का निकाल रहे हैं, मंथ का निकाल रहे हैं, जैसे भी, तो वो बताओ कि एवरेज कितना स्टॉक लेवल रखा जाता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल। मतलब
इतना समझ लो कि अगर हम लोग को एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है तो मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल का डेटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास कैलकुलेटेड नहीं है तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है। अच्छा, अब इसका और एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। इसका दो फॉर्मूला होता है, एक तो ये सीधा सा फॉर्मूला था जो तुम लोग को याद रह जाएगा, और दूसरा है एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ईओक्यू और आरओक्यू, एक ही बात है, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब कौन सा कब यूज करना है, हम लोग दोनों तरीके से आंसर करके आ जाएंगे, जिनको लिख के करना है, ठीक है। जिनका एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए दोनों ऑप्शन से ट्राई करो, एमसीक्यू में जो वाला ऑप्शन रहेगा उसी में टिक कर दो, ठीक है। इससे अगर आंसर करके ऑप्शंस में दिखाया गया है तो फिर इससे टैली होगा, तो दोनों तरह से चेक करके देखना पड़ेगा। तो कैसा भी एग्जाम पैटर्न हो, हमें दोनों तरीके से ही करके देखना पड़ेगा। एमसीक्यू के लिए भी दोनों तरीके से करके देखना पड़ेगा, और अगर लिख के करना है तो भी दोनों तरीके से आंसर दे के आओ तो ये बेटर होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब है जब हम लोगों का जरूरत मिनिमम से नीचे चला जाता है स्टॉक लेवल, तो उसे हम लोग बोलेंगे डेंजर लेवल, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं दिस लेवल शुड बी अवॉइडेड। ये कोई नहीं चाहता है कि किसी का स्टॉक लेवल जो है वो डेंजर लेवल पे चला जाए, ठीक है। दिस लेवल शुड बी अवॉइडेड एज इट में अफेक्ट प्रोडक्शन, ठीक है। ये प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो सकता है, स्टॉक आउट सिचुएशन आ सकता है। तो डेंजर लेवल इक्वल टू क्या होता है, डेंजर लेवल इक्वल टू नॉर्मल कंजम्पशन इनटू डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी, ठीक है। अब इमरजेंसी में क्या होता है, डिलीवरी पीरियड जो है वो नॉर्मल लीड टाइम से फास्ट होगा, ठीक है। तो डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी में कितने दिन में हमारे पास स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। और हमारा डेली का कंजम्पशन क्या है वो भी तो हमें देखना पड़ेगा कि डेली का जो कंजम्पशन है नॉर्मल डिलीवरी पीरियड में, सॉरी, जो हमारा फास्ट जो डिलीवरी पीरियड होगा उस वो फास्ट जितना भी हो उसमें भी तो टाइम लगेगा, तो नॉर्मल कंजम्पशन तो अपना मेंटेन होते जाएगा, नॉर्मल कंजम्पशन तो चलते जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग डेंजर लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं नॉर्मल कंजम्पशन है फॉर एग्जांपल 10 kg पर डे, ठीक है। कोई एक रॉ मटेरियल का नॉर्मल कंजम्पशन है पर डे का 10 kg, ठीक है। और इमरजेंसी में एक दिन में हमारे पास ऑर्डर देने के बाद 24 आवर्स यानी 1 डे, एक दिन के अंदर हमारे पास जो है स्टॉक आके पहुंच जाएगा, तो हमारा डेंजर लेवल कितना हो गया, 2 किलो, ठीक है। तो डेंजर लेवल हम लोग का 2 किलो हो जाएगा, क्योंकि इससे कम हो गया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक आउट सिचुएशन जनरेट हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इस पे भी एक नोट लिखेंगे, इफ इमरजेंसी पीरियड is not known, consider minimum lead time for this process, ठीक है। फॉर दिस पर्पस या प्रोसेस, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अगर क्वेश्चन में इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड हमारे पास गिवन नहीं है तो हम लोग मिनिमम लीड टाइम ले लेंगे। इसका लॉजिक भी है, देखो मिनिमम लीड टाइम मतलब कम से कम कितना कम दिन में हमारे पास प्रोडक्ट आके पहुंच सकता है, मतलब रॉ मटेरियल। तो हमें क्या है, हमें अगर डेंजर लेवल सिचुएशन दिख रहा है तो हमें तो फास्ट डिलीवरी चाहिए, तो मैक्सिमम लीड टाइम क्यों लेंगे, मिनिमम लीड टाइम मतलब कितने कम टाइम में हमारे पास चीज आके पहुंच सकता है। तो अगर इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड हमारे पास गिवन नहीं है तो हम लोग इससे भी जो है फॉर्मूले को पूरा कर सकते हैं। तो वो भी मैंने एक बार नोट यहाँ पर करवा दिया कि ये चीज अगर मिसिंग है क्वेश्चन में फिर भी डेंजर लेवल निकालने के लिए बोला है तो मिनिमम लीड टाइम को हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
इलस्ट्रेशन 6 ये वाला हम लोग का स्टॉक लेवल का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं। Illustration 6 two components A and B are used as follows। ठीक है, दो कंपोनेंट A और B यूज होता है फिनिश गुड्स बनाने के लिए। ऑब्वियसली कंपोनेंट का मतलब रॉ मटेरियल हो गया। अब इनका नॉर्मल यूसेज डेटा पढ़ के समझना पड़ेगा। देखो नॉर्मल यूसेज है 50 पर वीक ईच, मतलब हर एक कंपोनेंट वीकली 50 करके यूज होता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है 75 पर वीक, मतलब नॉर्मली तो 50 करके यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो 75 पर वीक। ठीक है, मिनिमम 25। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मली 50 पर वीक यूज होता है, ए भी और बी भी ईच बोला है। अगर बहुत ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है तो 75 पर वीक, और बहुत कम से कम यूटिलाइज हो रहा है तो 25 पर वीक। रीऑर्डर क्वांटिटी, अब ए 300 जो है 300 यूनिटी होगा, कुछ बोला तो नहीं है किलो या फिर लीटर, कुछ नहीं बोला है। तो जो भी हो, जब भी ए ऑर्डर किया जाता है तो वो 300 यूनिट ऑर्डर किया जाता है, मतलब आरओक्यू या ईओक्यू। ईओक्यू का मतलब वो क्वांटिटी जिसपे ऑर्डर करने से चीपेस्ट होता है। तो ए हमेशा 300 यूनिट करके ऑर्डर किया जाता है जब भी किया जाता है, बी 500 यूनिट करके ऑर्डर किया जाता है जब भी किया जाएगा। रीऑर्डर पीरियड ए का 4 to 6, इसका मतलब ऑर्डर करने के बाद कम से कम 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 6 दिन के अंदर, सॉरी 6 हफ्ते के अंदर, 4 से 6 हफ्ते के अंदर हमारे पास जो है प्रोडक्ट आके पहुंच जाता है। तो ये मिनिमम लीड टाइम, ठीक है, और ये मैक्सिमम लीड टाइम, इतने टाइम के अंदर पहुंच जाता है ए कंपोनेंट के लिए। बी कंपोनेंट के लिए लीड टाइम है 2 to 4, मतलब 2 हफ्ते से 4 हफ्ते के अंदर जो है कंपोनेंट हमारे पास आके पहुंच जाएगा ऑर्डर देने के बाद। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगर ये सिचुएशन है हमारा ए और बी कंपोनेंट का, नॉर्मल यूसेज मैक्सिमम मिनिमम सारी चीज दे दी और रीऑर्डर क्वांटिटी भी दे दिया कि कितना करके हम लोग ऑर्डर करते हैं, रीऑर्डर पीरियड भी दे दिया। अब हमें ये कैलकुलेट करके बताना है कि रीऑर्डरिंग लेवल क्या है दोनों कंपोनेंट का, मिनिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है, एवरेज स्टॉक लेवल क्या है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी ये करते हैं। तो सबसे पहले आएगा रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल जब भी हम लोग डिसाइड करते हैं तो हमें क्या देखना पड़ता है, रीऑर्डर लेवल का मतलब हमें ये देखना पड़ता है कि मैक्सिमम हम लोगों के पास, मतलब मैक्स यूटी है ना। ये देखो हम लोगों ने रीऑर्डर करने से हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंजम्पशन हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्योंकि मिनिमम से तो हम लोग चेक नहीं करेंगे ना, मैक्सिमम कितना हो सकता है और कितने कम समय के अंदर हमारे पास वो चीज आके पहुंच सकता है। ठीक है, तो कितना जल्दी आके पहुंच जाएगा और इस बीच में हम लोग का कितना ज्यादा यूज हो सकता है, तो उसके हिसाब से हमें अपना रीऑर्डर लेवल डिसाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर रीऑर्डर लेवल, तो ये देखो, ये इसको हम लोग सिंप्लीफाई वे में याद रखेंगे, मैक्स यूटी। ठीक है, और यू मतलब जो है यूसेज और टी मतलब लीड टाइम। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया, यूसेज लिखो कंजम्पशन लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूसेज है, बोलो। कंपोनेंट ए 75 into 6 মানে ম্যাথ ইউটি है 75 into 6 है 450। ये देखो ऐसे लिखो मैक्स यूटी। ठीक है, मैक्स यूटी। अब कंपोनेंट ए का हम लोग लिखेंगे 75 यूनिट इंटू 6। ठीक है, ये देखो 75 इंटू, कहाँ चला गया, ये रहा 75 इंटू 6। ठीक है, मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा 6 वीक। 75 यूनिट, ये भी पर वीक है। ठीक है, 75 यूनिट पर वीक, तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 450। ये यूनिट वगैरह कुछ नहीं दिया है, दिया होता तो हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर यूनिट चाहो तो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कंपोनेंट बी का मैक्सिमम है 75, इसका भी वही 75 यूनिट पर वीक, क्योंकि दोनों का ही सेम बोला है ना, पर वीक इनटू मैक्सिमम लीड टाइम इनका है 4 वीक, तो ये हो जाएगा 300 यूनिट। ठीक है, तो 300 यूनिट इनका रीऑर्डर लेवल होना चाहिए, मतलब 300 यूनिट रहते रहते इन्हें ऑर्डर कर देना चाहिए। ठीक है, रीऑर्डर लेवल के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, रीऑर्डरिंग लेवल या रीऑर्डर लेवल एक ही बात है। ठीक है, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल, तो हम लोग लिखते हैं मिनिमम
स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब होगा रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूटी, है ना? ये शॉर्ट फॉर्म याद रखो, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूटी, क्योंकि मिनिमम स्टॉक लेवल डिसाइड कर रहे हैं। तो मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब क्या? जिस लेवल पे हम लोग रीऑर्डर कर रहे हैं उसके बाद भी हमारा जब यूसेज चलता रहेगा तो जितना में कम होने से हम लोगों का चलेगा, मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है? जैसे मान लो रीऑर्डर लेवल यहाँ पर 450 है, ठीक है? अब 450 पे हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर आके पहुंचने तक, ठीक है, यूसेज चालू रहेगा, तो उससे क्या होगा? हमारा स्टॉक लेवल और भी कम होगा, ठीक है? तो वो कितना कम होने से हमारे लिए हैम्पर नहीं होता है, वही हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल होता है, ठीक है? तो मिनिमम स्टॉक लेवल यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? ROL, तो ROL इसका हो गया है 450 माइनस नॉर्मल यूटी, नॉर्मल यूसेज दे रखा है 50, ठीक है? 50 हो गया, और नॉर्मल यूसेज और नॉर्मल लीड टाइम, तो नॉर्मल लीड टाइम क्या होगा? नॉर्मल लीड टाइम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग एवरेज वाला कैलकुलेट करेंगे। यही मैंने लिखवा भी दिया था, देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन में नॉर्मल लीड टाइम अवेलेबल नहीं है तो हम लोग एवरेज लीड टाइम ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना नॉर्मल यूसेज है बट नॉर्मल लीड टाइम नहीं है, तो ठीक है हम लोग एवरेज कर लेंगे। तो ए जो कंपोनेंट है उसका लीड टाइम है 4 और 6, ठीक है? मैक्सिमम 4 और मिनिमम 6, तो ये डिवाइडेड बाय 2 ऐसे हो जाएगा। तो 450 माइनस 50 इंटू 10/2 मतलब 5, तो ये हो गया 450 माइनस 250, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 200 यूनिट। अच्छा, अब हम लोग बी का कैलकुलेट करते हैं। तो बी का कैसे कैलकुलेट होगा? देखो बी का है 300 रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज है 50, सेम है, और यहाँ पर लीड टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो लीड टाइम है 2 + 4, 300 माइनस 50 इंटू 6/2 मतलब 3, 300 माइनस 150 यानी 150 यूनिट, ठीक है? 150 यूनिट जो है ये हम लोग का मिनिमम स्टॉक लेवल हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया हम लोग का मिनिमम स्टॉक लेवल। हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का एक 150 और एक 200, हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करेंगे, देख लेते हैं, वही बोला होगा। ये देखो मिनिमम के बाद मैक्सिमम फिर एवरेज, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट होगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब हो जाएगा ROL प्लस ROQ, क्योंकि मैक्सिमम अगर अपना स्टॉक लेवल देखना है तो जिस लेवल पे ऑर्डर कर रहे हैं, फिर से रीऑर्डर लेवल प्लस हम लोग जितना क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा। ये टोटल मतलब मैक्सिमम स्टॉक लेवल होना चाहिए था, लेकिन कंजम्पशन तो जो है वो तो कंटिन्यूएशन फॉर्म में है, तो माइनस मिनिमम यूटी, ठीक है? मीन यूटी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ROL, तो ROL हो गया 450 प्लस ROQ हमारे पास गिवन होना चाहिए। ये देखो 300 500 गिवन होता है क्वेश्चन में, नहीं होगा तो EOQ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे हमें हो सकता है कि EOQ कैलकुलेट करना पड़े। EOQ या ROQ एक ही बात है, मिनिमम यूटिलाइजेशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो मिनिमम यूटिलाइजेशन है 25 और मिनिमम लीड टाइम है 4, 25 इंटू 4, तो देखो कितना हो रहा है 450 प्लस 300, ये टोटल कर लेते हैं 750 माइनस 100 650, ठीक है? और यहाँ पर चेक करते हैं 300 प्लस ROQ कितना है? ROQ है 500 माइनस 25 इंटू मिनिमम है 2, 800 माइनस 50, 750, ठीक है? 750, ये हम लोग का हो गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मेन जो भी स्टॉक लेवल है कैलकुलेट हो गया। अब पूछा है एवरेज। एवरेज हम लोग तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमारा मिनिमम और मैक्सिमम अवेलेबल होगा। तो एवरेज स्टॉक लेवल, तो इसका दो फॉर्मूला होगा। पहले हो गया मीन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाय 2, इस पे कैलकुलेट कर लेते क्या आंसर आएगा। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 650, मिनिमम स्टॉक लेवल है 200 डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें आंसर आ जाता है 850/2। वो सिंगल रहा है
স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? এবারে अच्छा अच्छा, अब देखो मिनिमम और मैक्सिमम 750 और 150, 750 और 150 डिवाइडेड बाई 2, 800 900 900 डिवाइडेड बाई 2 यानी 450 यूनिट। ठीक है, ये हो गया। और एक फॉर्मूला है, उससे भी हम लोग चेक करके देखेंगे कि हम लोग का एवरेज स्टॉक लेवल कितना कैलकुलेट। तो यहाँ पर लिखते हैं एवरेज स्टॉक लेवल, ये भी फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, इसमें ये वाला फॉर्मूला है हम लोग का, यहाँ पर मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ इंटू ईओक्यू, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ इंटू ईओक्यू। ठीक है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है, ए का चेक करते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल है 200, 200 प्लस हाफ इंटू ईओक्यू, ए का ईओक्यू है 300। आंसर दोनों में लेकिन अलग अलग आएगा, 200 प्लस 150, तो 350। आंसर अलग आया, यहाँ 425 आया था। ठीक है, अलग आता है। और कभी कभार हो सकता है कैलकुलेशंस में एक ही जैसा आ जाए, वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली अलग आता है। मिनिमम 150 प्लस हाफ इंटू ईओक्यू 500, 150 प्लस 250, 200 और 100 300 400 हो जाएगा, 400 यूनिट। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन होके आ गया। एवरेज स्टॉक लेवल हम लोगों ने दोनों तरह से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होगा। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस हो गया एक हम लोग का। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हम लोग का है, ये वाला हम लोगों ने नहीं किया, ये हम लोग का है मेटेरियल का कॉस्ट का कैलकुलेशन करने का। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी मेटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी कॉस्ट से रिलेटेड है। चलो ये नहीं करना है हमें। फोर्थ हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि ईओक्यू का जितना भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। फिफ्थ नंबर भी कर लिया हम लोगों ने लास्ट क्लास में। ठीक है, सिक्स्थ तो अभी कर लिया। अच्छा, सेवेंथ नंबर, अच्छा इसके बाद ही था। चलो सेवेंथ नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते। हाँ, ये वाला यहाँ पर भी बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम मिनिमम डेंजर लेवल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मतलब आरओक्यू यानी कि ईओक्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर इज 20, मतलब ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर, एक परचेज ऑर्डर प्लेस करने के लिए कॉस्ट लगता है 20। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एनुअल कंजम्पशन। परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूडेड है और उसको ऐड करके ये परचेज प्राइस कैलकुलेटेड है। और एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये देखो पर यूनिट इज ₹5 और एनुअल है तो पर एनम है। ठीक है, ये सबसे हमें ईओक्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, अगर क्वेश्चन में हमें ईओक्यू ना दिया हुआ रहे तो हम लोग मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं निकाल सकते। या तो हमें दिया हुआ रहेगा या ईओक्यू कैलकुलेट करने का रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। फिर लीड टाइम का डिटेल्स दिया है, एवरेज 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, मिनिमम 5 डेज। ठीक है, तो ये देखो मिनिमम और मैक्सिमम मिलाने से ही एवरेज आता है। 15 और 5 20/2 कर लो, 10 ही आएगा। ठीक है, और इमरजेंसी पीरियड दे रखा है 4 डेज, 4 दिन के अंदर इमरजेंसी होता है तो सप्लाई हो जाता है। रेट ऑफ कंजम्पशन एवरेज 15 यूनिट्स पर डे, मैक्सिमम 20 यूनिट्स पर डे। तो क्वेश्चंस जो है डे के हिसाब से दे सकता है, वीक के हिसाब से दे सकता है, मंथ के हिसाब से दे सकता है, कैसे भी दे सकता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ईओक्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि उसका जरूरत होगा, हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर इलास्ट्रेशन 7 करते हैं और इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे ईओक्यू। सबसे पहले ईओक्यू इक्वल टू 2
into AC into OC divided by carrying cost per unit per annum. अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन। तो एनुअल कंजम्पशन कितना है, एनुअल कंजम्पशन है हम लोगों का ये रहा 5000। ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग का है 20। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट है हम लोग का 5 रुपीज। ठीक है, इससे ये ईओक्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 5000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 और इस पे रूट लगेगा 200। ठीक है, तो आंसर आ गया हम लोग का 200 यूनिट। ये हम लोग का ईओक्यू कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले जो बोला है वो कैलकुलेट करते हैं, रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डर लेवल का मतलब मैक्स यूटी। ठीक है, मैक्स यूटी, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम। तो मैक्सिमम यूसेज क्या है देख लेते हैं। मैक्सिमम 15 डेज यहाँ पर बोला है। डिटेल्स ऑफ लीड टाइम, रेट ऑफ कंजम्पशन ये रहा 15 पर डे। ठीक है, ये एवरेज बोला है। मैक्सिमम 20 यूनिट्स पर डे, 20 यूनिट्स पर डे। और मैक्सिमम लीड टाइम जो है वो है ये रहा 15 डेज। तो रीऑर्डर लेवल हो जाएगा 300 यूनिट। रीऑर्डर लेवल हो गया 300 यूनिट। रीऑर्डरिंग लेवल के बाद कौन सा कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम लेवल कैसे कैलकुलेट होगा, रीऑर्डर लेवल प्लस आरओक्यू या फिर ईओक्यू माइनस मैक्स माइनस मीन यूटी। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा है कि नहीं मैंने। हाँ, माइनस मिनिमम यूटिलाइजेशन और मिनिमम टाइम। तो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट हो गया 300 यूनिट। आरओक्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 200 यूनिट। माइनस हो जाएगा मिनिमम यूसेज जो है वो है हम लोग का 15 यूनिट्स। ये तो एवरेज है, मैक्सिमम दिया, मिनिमम गिवन नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और मिनिमम लीड टाइम जो है वो है हम लोग का 5 डेज। ठीक है, तो मिनिमम लीड टाइम जो है ये 5 डेज है। हम लोग को क्या मिसिंग है, मिनिमम यूसेज मिसिंग है। ठीक है, तो हम लोग मिनिमम यूसेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग के पास एवरेज यूसेज गिवन है। एवरेज यूसेज का मतलब होता है 450 यूनिट 450 आंसर था ना, है मैम, और मिनिमम था 10 यूनिट। 10 यूनिट्स है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 होने से एवरेज होता है। और एवरेज हम लोग का दिया हुआ है 15 यूनिट्स पर डे। तो मिनिमम हमें नहीं पता, मैक्सिमम पता है 20। तो ये हो गया प्लस मैक्स। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो 30 यूनिट्स पर डे इक्वल टू मिनिमम प्लस मैक्सिमम हम लोग का गिवन है 20 यूनिट्स पर डे। तो ये कैलकुलेट होके 10 यूनिट्स आ जाएगा। सही बात, तो मिनिमम हो जाएगा 10 यूनिट्स पर डे। ठीक है, जब हम लोग ये वाला यहाँ पर लिखेंगे तो आंसर देख लो कितना आता है, 10 यूनिट्स पर डे। तो ये हो गया 500 माइनस 50, तो ये हो गया 450। सही बात, 450 यूनिट हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अच्छा, इसके बाद मिनिमम और डेंजर लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल निकालते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या हो जाएगा, मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब ROL माइनस नॉर्मल यूटी। ठीक है, तो ROL कितना निकल के आया, 300 यूनिट। ROL कैलकुलेट हुआ है 300 यूनिट।
माइनस नॉर्मल यूटी। अब हमारे पास एवरेज है तो हम लोग एवरेज ले लेंगे यहाँ पर। तो एवरेज यूटिलाइजेशन मतलब एवरेज यूसेज और एवरेज लीड टाइम। तो एवरेज यूसेज है 15 पर डे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 पर डे इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम है हम लोगों के पास ये रहा 10 डेज। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 150 यूनिट इक्वल टू 150 यूनिट। ये हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल। अच्छा, इसके बाद है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब हो जाता है कि इमरजेंसी, अगर हमें पीरियड दिया हुआ है कि इमरजेंसी कितने दिन में डिलीवरी हो सकता है, मतलब नॉर्मल कंजम्पशन, क्योंकि नॉर्मल कंजम्पशन तो चलता जाएगा जब तक हमारे पास स्टॉक नहीं आ रहा है, कंजम्पशन तो बंद नहीं होगा। लेकिन ये देखना है कि डिलीवरी पीरियड क्या है, डिलीवरी फॉर इमरजेंसी। अगर ये दिया हुआ नहीं है तो हम लोग मिनिमम लीड टाइम को यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल कंजम्पशन है हम लोग का, यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है तो नॉर्मल की जगह एवरेज ले लेंगे 15 यूनिट्स पर डे। और यहाँ पर इमरजेंसी दिया हुआ है 4 डेज, ठीक है, 4 दिन के अंदर आ जाता है, तो ये हो गया 60 यूनिट। ठीक है, अगर 60 यूनिट में आ जाता है हमारा स्टॉक लेवल तो वो डेंजर लेवल हो जाएगा। मिनिमम 150 तक ठीक है, ये डेंजर सिचुएशन नहीं है। इससे भी कम हो रहा है, ठीक है, चलो स्टॉक आ जाए, लेकिन 150 से नीचे नहीं जाना चाहिए, वही मिनिमम स्टॉक लेवल होता है। फिर भी जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर 60 तक पहुंच जाता है तो हम लोग का डेंजर लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो करते करते याद हो जाएगा। देखो, रीऑर्डरिंग लेवल मतलब लॉजिकली तो मैंने बता दिया, फिर भी थोड़ा सा फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। मैक्स यूटी, मैक्सिमम का मतलब देखो, जब तक आरओएल नहीं निकलेगा रीऑर्डरिंग लेवल, तब तक हम लोग मैक्सिमम वाला कैलकुलेट नहीं कर सकते। और मैक्सिमम के लिए आरओएल आरओक्यू दोनों चाहिए, मिनिमम के लिए आरओएल चाहिए। तो आरओएल मस्ट है। ठीक है, आरओएल या तो हमें कैलकुलेट करने बोलेगा क्वेश्चन में, या फिर दे देगा। जब तक आरओएल नहीं निकलेगा हम लोग मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी नहीं निकाल सकते। मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकालेंगे तो डेंजर लेवल भी नहीं निकाल सकते, सॉरी एवरेज स्टॉक लेवल भी नहीं निकाल पाएंगे। तो सभी सभी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल का मतलब आरओ मैक्स यूटी, मैक्सिमम का मतलब आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मीन यूटी, और मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब आरओएल माइनस नॉर्मल यूटी। ठीक है, और डेंजर लेवल का मतलब हो जाएगा हम लोग का नॉर्मल कंजम्पशन इनटू डिलीवरी फॉर इमरजेंसी। ठीक है, और ये मिसिंग रहेगा तो हम लोग मिनिमम लीड टाइम को ले लेंगे। नॉर्मल डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो हम लोग एवरेज डेटा को यूज कर लेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। नॉर्मल हमारे पास कंजम्पशन दिया हुआ नहीं था, एवरेज, ये जो 15 मैंने यूज किया है ये एवरेज कंजम्पशन ही मैंने यूज किया है। ठीक है, अच्छा, तो ये हम लोग का इलास्ट्रेशन 7 हो गया। और देखते हैं, ये तो कुछ स्टॉक आउट का क्वेश्चन है, छोड़ो, ये भी स्टॉक आउट का क्वेश्चन है, ये अभी नहीं कर पाएंगे हम। ये एबीसी एनालिसिस का है, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये भी शायद रेशियो का है। देखते हैं, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग कर लेंगे। 13 वाला ये भी दूसरा क्वेश्चन है, ये फीफो लीफो से रिलेटेड है। ये भी स्टॉक आउट का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी बोला है रीऑर्डर लेवल, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग है, इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है, इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एनुअल कॉस्ट ये कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 शायद कर लिया था, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 ये भी कर लिया था। कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी कर लिया था। फर्टिलाइजर सुपर ग्रो और नेचर्स ओन, देखते हैं यहाँ पर ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, ए कंपनी यूज 3 रॉ मटेरियल एबीसी फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर विच द फॉलोइंग डेटा अप्लाई। रॉ मटेरियल 3 दिया हुआ है एबीसी, ठीक है, यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो यूसेज है वो इतना 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 होगा, केजी के हिसाब से है। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब आरओक्यू गिवन है,
प्राइस पर केजी गिवन है, ठीक है। डिलीवरी पीरियड इन वीक्स, मिनिमम और मैक्सिमम और एवरेज दे रखा है, रीऑर्डर लेवल दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और इधर मिनिमम स्टॉक लेवल दे रखा है। हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 to 225 यूनिट्स, averaging 200 unit of the said product. Compute the following quantity: minimum stock of A, maximum stock of B, reorder level of C, average stock level of A. ये हमें कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम लोग को तीन चीज कैलकुलेट करने के लिए बोला है, जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वही बोला है। मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, ये देखो मिनिमम जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, मिनिमम स्टॉक ऑफ बी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, ठीक है ये, और एक लास्ट में बोला है एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। तो ए का मिनिमम मिल जाएगा तो मैक्सिमम तो गिवन है, तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, तो मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट होता है, मिनिमम का मतलब ROL माइनस यहाँ पर नॉर्मल यूटी, ठीक है। अब चेक करते हैं ए का ROL हमारे पास गिवन है कि नहीं। ए का ROL गिवन है 8000, तो 8000 लिख लो। नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम, तो यहाँ पर दिया हुआ है वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 to 225 यूनिट, एवरेजिंग 200 यूनिट ऑफ द सेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है वीकली प्रोडक्शन। अच्छा, अब यहाँ से हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यूसेज कैसे होगा, यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 किलो ए, 4 किलो बी और 6 किलो सी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल यूसेज। तो नॉर्मल यूसेज ए प्रोडक्ट का क्या है, तो ए प्रोडक्ट का नॉर्मल यूसेज क्या होगा, वीकली प्रोडक्शन जो है 175 से 225, तो ये नॉर्मल मतलब यहाँ पर एवरेज लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास नॉर्मल डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग एवरेज लेंगे। तो एवरेज अगर 200 यूनिट प्रोडक्शन होता है तो ए कितना यूज होता होगा, कंजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मल कंजम्पशन ऑफ ए, नॉर्मल कंजम्पशन ऑफ ए, ठीक है। नॉर्मल कंजम्पशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 200 यूनिट, एक यूनिट के लिए 10 किलो, तो 200 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2000 किलो यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल जो यूसेज है वो 2000 किलो हो जाएगा, और नॉर्मल लीड टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, एवरेज लेना पड़ेगा, तो इंटू 2, 4000 माइनस होने से यहाँ पर 4000 आंसर आ जाएगा। मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए हो गया 4000। अच्छा, अब मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी निकालेंगे। मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलेगा, ROL प्लस ROQ माइनस मीन यूटी, ठीक है, मीन यूटी ये होता है। तो बी का पहले ROL देखेंगे, बी का ROL 4750, बी का ROQ यहाँ पर दिया हुआ है 5000, यहाँ से लिखेंगे 5000। मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम तो दिया हुआ है, बी का मिनिमम टाइम है 3, ठीक है, 3 वीक, तो बी का मिनिमम टाइम है 3 वीक, और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मिनिमम यूसेज। मिनिमम यूसेज क्या है, तो मिनिमम 175 जो है प्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट, ठीक है, मिनिमम बोला है तो मिनिमम 175, मैक्सिमम 225, ठीक है, मैक्सिमम 225 और एवरेज 200, तो हम लोग अभी मिनिमम लेंगे तो 175। तो बी का यूटिलाइजेशन क्या है, एक यूनिट के लिए 4 किलो, तो 175 के लिए कितना हो जाएगा, तो 175 इंटू 4 यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, 175 इंटू 4। अब चेक करते हैं कितना हो रहा है, 175 इंटू 4, ठीक है, इंटू 3, 2100, और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया 9750 माइनस 2100, तो ये कितना हो जाएगा 5067, ठीक है। तो चेक कर ले पर 9750, तो ये हो गया 7650, तो ये हो जाएगा मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी। अब री ऑर्डर लेवल ऑफ सी ये मिसिंग है, तो री ऑर्डर लेवल
ऑफ सी। तो रीऑर्डर लेवल मतलब मैक्स यूटी, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम यूसेज क्या होगा, मैक्सिमम 225 यूनिट बनता है। एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में सी लगता है 6 किलो, तो 2 to 5 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, 2 to 5 into 6 किलो, ये हो जाएगा मैक्सिमम यूसेज। और मैक्सिमम लीड टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा, ये रहा 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया इंटू 4, ये इंटू 4 हो जाएगा। तो 2 to 5 into 6 into 4, 2 to 5 into 24, तो 5400 यूनिट, ठीक है। ये हम लोग का हो जाता है मैक्स रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। और लास्ट यहाँ पर पूछा है एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। तो एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ये कर लेते हैं। तो मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ, ये मिनिमम है 4000, ठीक है, मिनिमम 4000। मैक्सिमम कितना दिया हुआ है 8000, तो 8 और 4 12, मतलब 6000 हो गया। और एक फॉर्मूला होता है उससे भी कर लेंगे, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, और एक फॉर्मूला होता है उससे भी करेंगे। तो उसमें होता है मिनिमम स्टॉक लेवल यानी कि 4000, ये देखो इसका फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ इनटू ईओक्यू, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ इनटू ईओक्यू। तो ए का ईओक्यू कितना है, ए का ईओक्यू है 10000, ठीक है। तो ये हो गया 9000। तो इस फॉर्मूले से करेंगे तो 6000, इस फॉर्मूले से करेंगे तो 9000 हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये इसको ना ऊपर यूनिट लिख देते हैं। ये फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ ए इक्वल टू मीन प्लस हाफ ईओक्यू, ठीक है, हाफ ईओक्यू या फिर आरओक्यू। तो इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो क्वेश्चन आसान था, हमें सिर्फ जो है यूटिलाइजेशंस को कैलकुलेट करना है। देखो जब भी हम लोग मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं तब हमारे पास नॉर्मल यूसेज इनटू टाइम होना चाहिए। तो नॉर्मल यूसेज हम लोगों ने कैसे निकाला, तो वहां यहाँ पर देखना पड़ेगा वीकली प्रोडक्शन, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये एवरेज है। जब नॉर्मल नहीं है तो एवरेज से काम चलाना पड़ेगा। तो एवरेज जो प्रोडक्शन होगा उसमें ए कितना जरूरत होगा, ये हमें ये दिया हुआ है यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। एक यूनिट प्रोडक्ट ए बनाने में कितना 10 किलो ए चाहिए, तो 200 यूनिट बनाने में 2000 किलो चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे जगह का यूटिलाइजेशन जो यहाँ पर मिसिंग था, मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज, वो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और देखते हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 ये हम लोगों ने लास्ट दिन कर लिया था, ये ईओक्यू का है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कर सकते हो, ये होमवर्क दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और ये भी एक नीचे ईओक्यू का क्वेश्चन है, ये भी शायद हम लोगों ने 7th वाला भी कर लिया था, मुझे जितना याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क कर सकते हैं, और बस यहाँ पर इतना ही है। ये अलग क्वेश्चन है, ये भी अलग क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी, ये वाला कर लिया था हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 6 है, ठीक है, ये वाला होमवर्क में कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला होमवर्क में कर सकते हैं हम लोग। ये वाला फ्रॉम द गिवन कैलकुलेट रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम मिनिमम डेंजर लेवल। यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया उसी के तरह यहाँ पर हम लोग को ईओक्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। लीड टाइम वगैरह दे रखा है तो इसको हमें कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि कितना कितना आएगा, ठीक है। तो ये वाला आसान है, खुद से भी कर सकते हैं हम लोग। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला करवा देंगे चेक करके, ठीक है। फिर इतना ही करते हैं।